वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, साइंस की एक और लिस्टिंग के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साइंस की लिस्टिंग चल रही है, पूरी साइंस रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। आज अपना जो टॉपिक है उसको देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए कुछ समान पदार्थों के पीएच के मान। अगर आपने साइंस के पीवाईक्यू और टेस्ट बहुत सारे सॉल्व किए होंगे तो आपने देखा होगा इस तरह से 4 दे देता है, कह देता है इनके पीएच को मिलान करिए ना। तो आइडिया एक होना चाहिए कि इसका पीएच कितना होगा। जैसे NaOH, ये तो भाई बेस है ना OH, तो पीएच तो भाई 14 जो है उससे मतलब 7 से ज़्यादा ही होगा, तो 15 के आसपास है। और चूने का पानी ये भी बेसिक होता है, यानी पीएच 10.5 है। अब अगर पीएच के बारे में आपको नहीं पता तो 7 मैं बता दूं न्यूट्रल होता है। 7 से कम जितना होगा उतना एसिडिक ज़्यादा होगा। कहने का मतलब है अगर 5 पीएच है किसी का या 3, तो 3 वाला ज़्यादा एसिडिक होगा, और 7 से जितना ज़्यादा होगा वो क्षारीय होगा यानी बेसिक होगा। ठीक है, जैसे 8 और 12, इसमें कौन ज़्यादा क्षारीय है? तो 12 वाला। ठीक है, तो ऐसा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये भी एक क्षार होता है, तो पीएच 10 होगा। तभी पेट में एसिड वगैरह बनता है ना, एंटाएसिड, तो हम यही टेबलेट लेते हैं। अंडे का जो सफ़ेद भाग होता है और समुद्री जल, इसका पीएच जो है 7.8 यानी बेसिक होता है अंडे का सफ़ेद भाग। हमारा खून भी बेसिक होता है, 7.4 के आसपास पीएच होता है मानव रुधिर का। दूध का पीएच जो है 6.8 होता है, दूध का पीएच, और मानव श्लेष्मा का 6.4 होता है ना। तो दूध का, मानव रुधिर, ये सब याद रखो। ब्लैक कॉफ़ी जो हम पीते हैं ना, इसका पीएच 5 होता है। कितना होता है? 5 पीएच होता है, यानी एसिडिक होती है ये। टमाटर का रस का लगभग 4.2 खट्टा होता है, क्योंकि मृदु पेय पदार्थ और सिरका की बात करें तो 3 होता है। नींबू पानी का पीएच काफ़ी कम होता है, 2.2 होता है। जठर रस 1.2, और HCl तो लगभग 0 ही हो गया 1 मिलियन में। और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक तो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। अब एसिटिक एसिड, इसको एथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं, सिरका में होता है। फॉर्मिक अम्ल की बात करें, मैंने बताया था, मेथेनोइक अम्ल इसको बोलते हैं। चींटी के डंक है, मधुमक्खी का डंक है, बिच्छू का डंक है, इन सब में फॉर्मिक एसिड होता है। साइट्रिक अम्ल, जिसको विटामिन C कहते हैं, जितने भी खट्टे फल हैं सब में होता है। लैक्टिक एसिड दही में होता है। ऑक्सैलिक अम्ल की बात करें, टमाटर और पालक में होता है ऑक्सैलिक एसिड। टार्ट्रिक वगैरह है तो ये अंगूर है, इमली है ना, सिट्रस है, कच्चे आम है ना, इन सब में, केला है, खट्टे जो होंगे थोड़े, उसमें होता है ये। मौलिक अम्ल की बात करें, मौलिक एसिड सेब और नाशपाती में होता है मौलिक एसिड। बेंजोइक अम्ल, ये किस में होता है? घास है, पत्तियां हैं, मूत्र है। ये पूछा जा चुका है भैया कि मूत्र में कौन सा एसिड होता है, तो मूत्र में बेंजोइक एसिड होता है। टैनिक अम्ल है, चाय होता है, टैनिक अम्ल चाय में होता है। ग्लूटिक अम्ल जो गेहूं है ना, ग्लूटेन होता है, ग्लूटामिन, तो ग्लूटामिक एसिड गेहूं में होता है। अब अम्ल क्षार का सूचक क्या है, कैसे पता चलेगा भैया? तो नीला लिटमस पेपर, मतलब नीला लिटमस पेपर लो, है ना, और उसको जैसे ही आप किसी विलियन में डालो, अगर नीला लिटमस पेपर लाल में बदल जाए, किसमें? लाल में, यानी अम्ल है वो क्या है? अम्ल है, एसिड है। भाई ये पानी है कोई, अब इसमें आपने नीला लिटमस पेपर डाल दिया ब्लू, अगर वो लाल हो गया, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, रेड क्या होता है? खतरनाक का कलर, और एसिड खतरनाक होता है। तो अगर नीला लाल में बदल जाए तो वो एसिड है ना, और अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वो बेसिक हो जाएगा। ऐसे ही लाल लिटमस पेपर में अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वो क्या है? अम्ल है। और लाल लिटमस पेपर नीला हो जाए तो वो क्षार हो जाएगा। ऐसे हल्दी को अम्ल के साथ आप डालो तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, पर जैसे ही हल्दी को बेस में डालोगे ना, आप देखो ना कपड़े वगैरह में अगर हल्दी लग जाती है, उसमें साबुन लगा दो तो वो लाल पड़ जाती है ना, तो हल्दी जो है वो क्षार में परिवर्तित हो जाती है। मिथाइल ऑरेंज एसिड में लाल रंग में बदल जाता है, क्षार में पीले रंग में, है ना, एसिड में लाल में, क्षार में पीले में। फिनोफेथलीन की बात करें, एसिड में डालोगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, और क्षार में डालोगे तो गुलाबी रंग देगा। ठीक है, फिनोफेथलीन गुलाबी रंग देगा। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। ठीक है, जरूर। चलो, अब जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, चूने के पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड है के कांच है ना, खिड़की का कांच आदि साफ करने के लिए, जो नहीं कॉलिन ऑलिन यूज़ करते हो आप, उसमें। और सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ये साबुन में पाया जाएगा भाई। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अभी बताया ना मैंने, बेसिक होता है, ये क्षार होता है। ठीक है, अब जैसे स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल, और क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अभी बताया नीले को लाल में बदल देते हैं, लिटमस पेपर को अम्ल, और ये नीले लिटमस को, लाल लिटमस को नीले में बदलते हैं ना। रेड टू ब्लू करता है, ये क्या करता है? ब्लू टू रेड। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, एसिटिक एसिड है, ये सब अम्ल के एग्जाम्पल हैं। और क्षार में जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है,
अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्षार में आ जाते हैं। ठीक है। अल्कोहल की बात करें अगर, तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, इनके हाइड्रोक्सी जो व्युत्पन्न होते हैं ये अल्कोहल कहलाते हैं। ठीक है। अल्कोहल के सूत्र और नाम देख सकते हैं आप, जैसे CH3COH। CH3OH ये मेथिल अल्कोहल का नाम होता है। CH3OH किसका है? मेथिल अल्कोहल का नाम होता है। और उसके बाद जैसे एथिल अल्कोहल की बात करें तो CH3CH2OH की जगह आप ये याद रख लो C2H5OH है ना, एक ही बात है भाई, 2 कार्बन हो गए, H5 हो गए, तो C2H5OH को बोलते हैं एथिल अल्कोहल। ऐसे ही 1 2 3 C3 और 3 2 5 2 7 है ना, C3H7OH को बोलते हैं एन प्रोपिल अल्कोहल। तो बस इसमें ये याद रखो, ये IUPAC ये आपके सिलेबस में इतना ज़्यादा डीप में नहीं देगा। ठीक है, अब ये 2 याद रख लो। महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक की बात करें, नाइट्रोबेंजीन सबसे पहले C6H5NO2 नाइट्रोबेंजीन हो जाएगा। ये नाइट्रोबेंजीन क्या करता है? ये हल्के पीले रंग का बादाम जैसी गंध वाला तेल होता है, जिसे मिर्वेन का तेल कहते हैं ना, क्या कहते हैं? मिर्वेन का तेल। और नाइट्रोबेंजीन जो है एनिलीन एवं अन्य कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में यूज़ करते हैं। डाइक्लोरोमेथेन CH2Cl2 डाइक्लोरोमेथेन, ये रंगीन होता है, वाष्पशील होता है और मधुर गंध वाला द्रव होता है। ठीक है। और किसी सतह से पेंट हटाने में, चाय और कॉफ़ी या कैफीन हटाने में इसका यूज़ करते हैं। मिथाइल आइसोसाइनाइड CH3NCO गैस है ना, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है। मिथाइल आइसोसाइनाइड कार्बोनेट और कीटनाशकों के निर्माण में यूज़ करते हैं, रबड़ और गोंद वगैरह को बनाने में। ऐसे टीयर गैस, अश्रु गैस जिसको बोलते हैं, पुलिस वगैरह देखा होगा आपने यूज़ करती है इसको। मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस क्या होती है भाई? प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना द्वारा ब्रिटेन और कनाडा की सेना के विरुद्ध हथियार के रूप में इसी गैस का यूज़ किया गया था, मस्टर्ड गैस को। मतलब ये बहुत ज़्यादा विषाक्त होती है, बहुत जहरीली होती है, सरसों जैसी गंध आती है, त्वचा से संपर्क होने पर बहुत ज़्यादा फफूले पड़ जाते हैं इसमें। ठीक है। फिर डाइक्लोरो डाइफेनॉल टाइक्लोरोएथेन DDT, ये भी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूज़ हुई थी। कृषि में कीटनाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, परंतु पर्यावरणीय दुष्प्रभाव के कारण इसमें कमी की जा रही है ना, क्योंकि बहुत नुकसान करती है ये भी रंगीन गंधीन वगैरह होती है। एस्पिरिन की बात करें, एस्पिरिन, इसका उपयोग हम फीवर और दर्द वगैरह में करते हैं, है ना, ये पूछा जा चुका है। नेफ्थलीन की बात करें अगर, कीटनाशक या कीटाणुनाशक के रूप में, कपड़ों से कीड़ों को दूर करने के लिए नहीं, छोटी छोटी नेफ्थलीन की बॉल जो होती हैं। ट्राइनाइट्रोटाइलविन TNT की बात करें, सैन्य उद्देश्यों, औद्योगिक क्षेत्र में तथा खनन हेतु चट्टानों को तोड़ने वगैरह के लिए, जो माइनिंग में नहीं चट्टानों को तोड़ते तो TNT का ही यूज़ करा जाता है, क्योंकि विस्फोटक गुण होते हैं ना इसमें। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है भाई, आपको पता है, शराब निर्माण में भी, मिठाई फल बनाने में, औषधि निर्माण में। यूरिया को कार्बामाइड भी कहा जाता है। और नाइट्रोजन उर्वरक के रूप में त्वचा और बालों के सौंदर्य प्रसाधनों में, है ना, फॉर्मल्डिहाइड और यूरिया प्लास्टिक के निर्माण में ये सब यूज़ करा जाता है। तो आसान है, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा एक एक आप उपयोग याद रख लो। फिर ये बहुलक और उनके उपयोग है ना, जैसे पॉलीथीन, ये बहुलक है। एकलक क्या है? एथिलीन है ना, मतलब एथिलीन से बनाया जाता है, खिलौने, पैकिंग का सामान देगा। ऐसे विनाइल क्लोराइड और PVC है ना, PVC का एकलक क्या हो जाएगा? और बहुलक है पॉलीविनाइल क्लोराइड, एकलक हो गया विनाइल क्लोराइड। रेनकोट, हॉज पाइप, ये सब बनाने में पूछ सकता है, रेनकोट बनाने में क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो PVC हो गया। और पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन या टैफ्लॉन, ये टेट्राफ्लोरोएथीन का जो है एकलक है, ये ना चिपकने वाले बर्तन वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। बैकेलाइट, फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल, इसका एकलक है। बिजली के जो स्विच होते हैं बैकेलाइट के बनते हैं, बर्तनों के हत्थे हैं, ये सब। और पॉलीएथिलीन टार्थेलेट, बोतल है और डिब्बे वगैरह बनाने में काम आता है ये। नायलॉन 66 की बात करें, ब्रश के जो कड़े बाल होते हैं, जो ब्रश के कड़े बाल नहीं होते हम लोग ब्रश करते हैं, वो सब पैराशूट बनाने में, ये सब पूछा गया है और पूछा जा सकता है। पैराशूट बनाने में किसका उपयोग होता है? तो नायलॉन 66 का होता है ना। बेरिंग में धातु के स्थान पर प्रयोग होता है, ब्रश के बालों में यूज़ होता है। ऐसे नायलॉन 6 या पार्लॉन, ये प्लास्टिक और टायर कार्ड, रस्सी, ये सब होता है। और जो मजबूत प्लास्टिक बनानी, पैराशूट वगैरह, तो नायलॉन 66। टेरिलीन की बात करें अगर, धोया जा सकने वाले कपड़े जो होते हैं, सेफ्टी बेल्ट वगैरह, ये सब जो है बनाते हैं। कोली रोधक परिधान यानी बुलेट प्रूफ जो जैकेट वगैरह बनती है ना, केवलर से बनती है, ये पूछा जा चुका है केवलर कई बार एग्जामों में कि केवलर का इस्तेमाल किस में करते हैं, या बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किसका इस्तेमाल करते हैं? तो केवलर का करते हैं। गोली रोधक खिड़की और सेफ्टी हेलमेट जो होते हैं, उसमें लेक्सन और पॉलीकार्बोनेट का यूज़ करा जाता है ना, जो बुलेट प्रूफ खिड़कियाँ वगैरह होती हैं कारों में।
पॉलीकार्बोनेट और लेक्सेन का। और कैंसर रोधी पदार्थ टैक्सोल होता है, कैंसर रोधी पदार्थ टैक्सोल। तो ये ज़रूर इसको अवॉइड मत करिएगा, इनके उपयोग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आपको सिर्फ वही बता रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा उपयोग में है और मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फास्ट रिवीजन हम लोग कर सकें, क्योंकि समय बहुत कम है आपके पास, है ना। तो सिर्फ टू द पॉइंट वही चीज़ें मैं करा रहा हूँ आपको। अब एक इससे भी सवाल कई बार बना है, जैसे आपको ऑप्शन दे देगा हाइड्रोजन, जैव गैस, एलपीजी, सीएनजी, किसकी कैलोरीफिक वैल्यू या ऊष्मीय मान ज़्यादा है। तो इसका भी आपको आइडिया होना चाहिए कि जैसे गोबर के जो उपले होते हैं कंडे, 6000 से 8000 तक ऊष्मीय मान है। लकड़ी का इससे ज़्यादा ही होगा भैया, कोयले का उससे ज़्यादा होगा, पेट्रोल का ज़्यादा है, मिट्टी का तेल, डीजल, ये सब सेम ही है। देखो पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल, इनकी कैलोरीफिक वैल्यू या ऊष्मीय मान सेम है। मीथेन की ऊष्मीय मान ज़्यादा होती है, 50,000 है। सीएनजी की और मीथेन की सेम ही है भाई, क्योंकि एक ही है वो। एलपीजी की 55,000 होती है, थोड़ी ज़्यादा होती है। जैव गैस की बात करें अगर, तो जैव गैस में आप देखेंगे 35,000 से 40,000 है। हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा है ना, तो कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन की होती है, यानी ऊष्मीय मान। फिर उसके बाद साबुन के प्रकार और उनसे संबंधित तथ्य ये भी पूछे गए, इनको देखते हैं। जैसे बर्तन धोने वाला साबुन, जिसको डिश वॉशिंग सोप बोलते हैं, तो किचन सोप भी कहते हैं भाई। बर्तन से क्या करता है, तेल, वसा, दाग, कीटाणु, इन सबको हटाने में काम आता है। इसमें सोडियम लॉरेल सल्फेट, सोडियम डोडी सिलबेंजीन, सल्फोनेट, लैक्टिक अम्ल के मिश्रण के साथ सगंध मिलाई जाती है। ट्रांसपेरेंट साबुन क्या होता है भाई, यह साबुन निर्माण की उष्ण विधि है, यानी उष्ण विधि द्वारा बनाया जाता है। और साबुन को पारदर्शी बनाने के लिए इसमें उच्च तापमान पर एथिल अल्कोहल मिलाते हैं। देखा होगा ना पियर साबुन वगैरह, इधर से उधर का भी दिखता है। तो इसमें ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, पारदर्शी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एथिल अल्कोहल मिला देते हैं। द्रव अथवा तरल साबुन, लिक्विड सोप जो होते हैं, आप देखो हैंड वॉश वगैरह जिसमें करते हो, तो द्रव साबुन के निर्माण में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है ना, किसका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। और ठोस साबुन की तुलना में इनका निर्माण की प्रक्रिया ज़्यादा जटिल होती है। तो लिक्विड सोप जो होते हैं उसमें KOH यूज़ करते हैं हम लोग। ऐसे ही हम लोग प्रसाधन साबुन अथवा सौंदर्य साबुन नहीं होता, ब्यूटी सोप, इनका निर्माण भी आप देखो काफ़ी ज़्यादा होता है। इनमें क्या करते हैं, विशिष्ट रंग और सुगंध मिलाते हैं। इनमें क्षार की कमी होती है तथा ग्लिसरीन की अधिकता होती है ना। तो ब्यूटी सोप में क्या होता है, क्षार की कमी होती है, ग्लिसरीन ज़्यादा होता है। फिर कपड़े धुलने के साबुन की बात करें अगर, तो क्षार होगा भैया इसमें। तो इसमें क्या करते हैं, सोडियम सिलिकेट है, बोरेक्स है, सोडियम कार्बोनेट है, ये सब मिला देते हैं। औषधि साबुन यानी मेडिकेटेड जो होता है, इसमें एंटीसेप्टिक मिलाते हैं हम लोग भाई। दाढ़ी बनाने वाले साबुन में क्या होता है, झाग बनती, फॉर्म बनती है। तो इसमें क्या करते हैं, अधिक झाग बनाने के लिए रेजिन नामक गोंद मिलाई जाती है। इसमें क्या मिला देते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है कि दाढ़ी में जो फॉर्म यूज़ करते हैं उसमें झाग क्यों ज़्यादा बनती है। तो इसमें हम रेजिन नामक गोंद मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, रेजिन नामक गोंद। अगला है कांच के प्रकार और उनका उपयोग। इनसे भी सवाल अगर आपने देखा होगा पीछे के, मतलब PYQ पूछा गया है। क्राउन कांच क्या होता है भैया, क्या इस्तेमाल करते हैं। तो क्राउन कांच सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, इससे बनता है। इसका उपयोग चश्मे के जो लेंस होते हैं उसमें करते हैं हम लोग, और प्रकाशीय उपकरणों में। तो क्राउन कांच चश्मे के लेंस वगैरह में यूज़ होता है, यूज़ बहुत ज़रूरी है। क्वार्ट्ज कांच की बात करें या सिलिका कांच की बात करें, ये पराबैंगनी लैंपों के जो बल्ब होते हैं, पराबैंगनी लैंपों के बल्ब और रासायनिक अभिकर्मों के कंटेनर एवं अन्य प्रयोगशाला उपकरणों के निर्माण में। क्रुक्स कांच की बात करें, एग्जाम में पूछा गया था, धूप के चश्मों के निर्माण में क्रुक्स ग्लास का ही यूज़ करते हैं। किसके, धूप के चश्मों के निर्माण में। और फोटोक्रोमिक कांच की बात करें अगर, फोटोक्रोमिक कांच, तो सामान्य चश्मों एवं धूप के चश्मों के लेंस के निर्माण में इसका भी यूज़ करते हैं। जेना कांच जो है प्रयोगशाला में उच्च अभिक्रियाशील रसायनों को रखने हेतु, है ना, उच्च अभिक्रियाशील जो भी रसायन है उनको रखने के लिए जो बोतलें बनाई जाती, जेना कांच। और मृदु कांच या सोडा कांच की बात करें, तो सामान्य बर्तन, दरवाजे और खिड़कियों के जो शीशे होते हैं वो यही सोडा वगैरह कांच होते हैं ना। ये पूछा जा सकता है आपसे कि ट्यूबलाइट वगैरह है, खिड़की है, इनमें कौन सा कांच यूज़ होता है, तो सोडा कांच। फिर आता है कठोर कांच या पोटाश लाइम कांच जिसको बोलते हैं। तो प्रयोगशाला में जो उपकरण बनते हैं बीकर वगैरह में, सॉलिड, जिससे वो टूटे ना, तो उसमें हम यूज़ करते हैं इन सब का। पायरेक्स ग्लास या सोडियम बोरोसिलिकेट ग्लास, ये रासायनिक उपकरण है कार के हेडलैम्प्स आदि के में, नहीं, कार में जो हेडलैम्प्स लगते हैं उसमें ही पायरेक्स कांच लगता है, पायरेक्स कांच। फ्लिंट कांच या चमकीला कांच विद्युत बल्ब, दूरदर्शी के लेंस, प्रिज्म वगैरह में, है ना, जो प्रिज्म है, विद्युत बल्ब है, उन सब में यूज़ होता है। तो ये कांच के बारे में ज़रूर याद रख लेना, इस्तेमाल इसके कहाँ होते हैं, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दिया है मैंने, छोटी लिस्टिंग दिया, ज़्यादा नहीं दिया आपको, बाकी कल दूंगा मैं इसको, ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम लाइट की हो गई है। तो इतना रिवाइज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं, कल करते हैं। साइंस के भी MCQ मैं आपको दे रहा हूँ, साइंस के MCQ करिए।
ज्योग्राफी आपको एमसीक्यू करा रहा हूँ मैं, साइंस की लिस्टिंग भी कर रहे हैं हम लोग, करंट अफेयर्स भी चेक कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। इसके बाद अभी आपको हिस्ट्री के भी दूंगा, 4 लेक्चर बस ज्योग्राफी के बचे हैं, फिर हिस्ट्री की भी लिस्टिंग मैं आपको स्टार्ट करूँगा, ठीक है। बाकी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से टेस्ट सीरीज़ आप ले लीजिए, टेस्ट को ज़रूर अपने प्रैक्टिस में करते रहिए आप।